नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक लाते हैं, उससे 5 प्रश्न तैयार करते हैं, मिलकर के समाधान करते हैं। एपिसोड 75 तक पहुंच चुके हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तों पर विचार कीजिए। कुछ बातें दी गई है, इस पर विचार करना है। कहा गया है कितने सही हैं, जो ये नए तरह का विकल्प आता है। ये पहला, ऐसा व्यक्ति जो 5 साल की अवधि से अधिक 5 साल या उससे अधिक जो है जम्मू कश्मीर में रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसने 7 साल की अवधि के लिए जम्मू कश्मीर में अध्ययन किया है। ऐसा व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में स्थित है किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ है। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप समझिए, यहाँ पर जो पहली बातें यहाँ पर की गई है जम्मू एवं कश्मीर में अधिवास प्रमाण पत्र को लेकर के, है ना। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, इसमें यह कहा गया है कि 15 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी व्यक्ति निवास करता है तो जम्मू कश्मीर का उसे अधिवास प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। यहां पर आपसे 5 साल ही लिखा था, होना चाहिए था कितना, 15 वर्ष। ठीक है, तो यह फैक्ट तो आपका गलत हो गया। अब ऐसा व्यक्ति जिसने 7 साल की अवधि के लिए, क्या इसमें 7 साल की बात किया गया है? देखिए, इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान में 7 वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन किया हो, या फिर दूसरी बात भी कही गई है कि जम्मू कश्मीर में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपको सही नजर आएगा, उसे अधिवास प्रमाण पत्र वहां पर मिल जाएगा। कितने कथन सही हैं? यानी कि 2 और 3 सही है, यानी कि 2 कथन टोटल सही है, तो केवल 2। बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, विकल्प पे चयन पे ध्यान देना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, है ना, तो बीएनएस के संदर्भ में कहा गया है सेक्शन 271 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करना है सही है कौन से कथन। ठीक है, तो ये जो 3 नए क्रिमिनल केसेस आए उसको लेकर के बात किया गया। यह धारा उन कार्यों को दंडित करती है, ठीक से देखिएगा, जो लापरवाही वश किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने की आशंका उत्पन्न करते हैं। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बीमारी फैलाने का कार्य करता है तो यह धारा उस पर लागू होती है, यानी कि क्या, उस पर भी 271 लागू होता है, सेक्शन 271। समझिए, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 271 है विशेष रूप से उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो गैर कानूनी रूप से या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैलाने की आशंका हो। जैसे कि कोविड हुआ, कोरोना वायरस, अगर उस समय ये होता या उसी तरह का कोई वायरस आ जाए और जानबूझ करके मेरा मनसा हो कि मैं किसी और को भी फैला दूं, तो उस पर कार्रवाई इसमें किया जाएगा। यह 271 के तहत किया जाएगा। यानी कि पहला तो इसमें देखेंगे आप तो सही है। ठीक है, दूसरा कहा गया जानबूझकर बीमारी फैलाने का कार्य करता है तो यह धारा क्या उस पर लागू होता है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बीमारी फैलाने का कार्य करता है तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 नहीं बल्कि 272 के तहत जो है दंडनीय होगा। ठीक है, तो 272 आप यहां पर ध्यान रखना है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, यानी कि ए विकल्प के साथ हम लोग जो है चलेंगे। तीसरे पर पहुंच जाए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित में से कितने, नंबर बताना है, कितने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के खतरे के संदर्भ में सही है। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। अब यहां पर देखिए, शक्ति संतुलन में स्थिरता, क्या शक्ति संतुलन में स्थिरता ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से के खतरे में आएगा? देखिए, शक्ति संतुलन में दरअसल अस्थिरता आएगा। परमाणु हथियार जो है ना, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है स्थिरता तो नहीं होगा, अस्थिरता होगा। ईरान के प्रॉक्सी युद्धों का जोखिम, तो क्या प्रॉक्सी युद्ध हो सकते हैं? परमाणु हथियार जो है प्रॉक्सी कार्यक्रमों को निश्चित तौर पर बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो ये इसमें वृद्धि हो सकता है। परमाणु प्रसार का खतरा, निश्चित तौर पर ईरान के पास यदि ये हथियार आता है तो अन्य देशों भी को ये प्रेरित करेगा, अन्य देशों के पास भी पहुंचेगा, तो ये खतरा तो होगा। और परमाणु और प्रसार संधि के प्रभाव में कमी आएगी निश्चित तौर पर। अगर देखा जाए इस तरह के चीजें हैं, ये संधि की जो विशेषणता है उसको कमजोर करने का काम करेगा। क्योंकि प्रसार तो हो रहा है और प्रसार संधि था, लेकिन प्रसार हुआ परमाणु का, तो निश्चित तौर पर इसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा, यानी कि ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया है कितने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से खतरों के संदर्भ में सही है,
दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला गलत है। तो 3 स्टेटमेंट कितने कहा गया है ना, तो 3 यहां है, केवल 3 सी विकल्प के साथ इसमें हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे नेचर का प्रश्न है, इस तरह का पूछा जा रहा है आजकल, तो ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न पे। आरबीआई के त्रिभाषा फॉर्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है ना। अब इस प्रश्न के नेचर को देखिए, ऐसा यूपीएससी कर सकती है ना। अब देखिए है क्या 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 बातें कही गई, यहां कहा गया सही है कितने कथन, 3 स्टेटमेंट। आरबीआई द्वारा वर्ष 2020 से यह सभी बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया है। क्या त्रिभाषा फॉर्मूला, इसका उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव को कम करना। देखते हैं इसकी सिफारिश क्या है, कोठारी आयोग के द्वारा की गई है। कहीं पढ़ा है आप लोगों ने इन सब तरह की चीजें। आरबीआई ने बैंकों को त्रिभाषा फॉर्मूला कब बताया है, अनिवार्य है ही नहीं, बताया ही नहीं। आरबीआई ने अनिवार्य इस तरह की चीजें नहीं की है। फिर यह हुआ कहां है, यह जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जो नई शिक्षा नीति है उस नीति से संबंधित है त्रिभाषा फॉर्मूला। इसमें विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देने का काम किया है ताकि भारत की भाषाई विविधता जो है उसका सम्मान किया जाए और एक किसी विशेष भाषा के शिक्षा में प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। तो त्रिभाषा फॉर्मूला के किस आयोग की अगर बात करेंगे तो वह निश्चित तौर पर कोठारी आयोग का रहा है। अब कोठारी आयोग के टर्म के विषय में पूछा जा सकता है 1964 से 1966, ध्यान रखिएगा ये। तो यहां पर कोठारी आयोग की बात की गई है, लेकिन ये कोठारी आयोग त्रिभाषा फॉर्मूला की सिफारिश जो है वह शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित था, ना कि विशेष रूप से आरबीआई या बैंकिंग सिस्टम से लेकर के। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो इस प्रश्न में जान ही नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यही है, आप इसके साथ बढ़ना शुरू कर देंगे। ये विकल्प पे मत जाइए, यहां पर प्रश्न में ही खोट है। तो यहां देखेंगे तो कोई भी कथन फिर सही नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न को अप्रोच कैसे करें ये समझने के लिए कितने कथन सही हैं, कोई भी नहीं, डी विकल्प के साथ चलिए। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न का। उद्योगों की नीली श्रेणी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यहां पुछल्ले शब्द को बार बार कहता हूं, ध्यान से पढ़िए। क्या है, उद्योगों की जो इंडस्ट्री है नीली श्रेणी के संदर्भ में कौन सा कथन। यहां पर 4 स्टेटमेंट है। इस श्रेणी की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। देखते हैं, इन उद्योगों को आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। ओके, यह उद्योग प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई श्रेणी में उद्योगों में अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मक उद्योगों का समावेश किया गया है जो वस्तुतः प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं। ये 4 स्टेटमेंट यहां पर आपको दिखा दे रहा है। अब देखिए ये जो ब्लू कैटेगरी की बात की गई है ना, दरअसल उद्योगों का एक नया वर्गीकरण है। इसे जनवरी 2025 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड यानी कि सीपीसीबी द्वारा शुरू किया गया। यहां पर 2015 है, लेकिन यह गलत है। यह कब है, जनवरी 2025। और बोर्ड का यदि नाम पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे, सीपीसीबी। मामला समझ में आ रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये स्टेटमेंट तो भैया गलत हो गया। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, जवाब आ चुका है आपका, यानी कि पहला ही कथन जो है इसका गलत है, यानी कि यही सही जवाब होगा। देखिए गलत पूछा गया था, बाकी ये सारे स्टेटमेंट जो है अपने आप में ही सही हो गया। माना समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का वैसे भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगाइए, क्योंकि ये नए तरह का वर्गीकरण किया गया है उद्योग से संबंध में, नीली श्रेणी नया आया है, वर्गीकरण किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, वो 2 है, 3 है, क्या है, 4 है, देख लीजिए विकल्प में है यहाँ पर। उसके आधार पर जो है जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। अगर ये भी आप बता पाएं कि किस अनुच्छेद में इन आपातकाल के उपबंध का प्रयोग किया गया है तो ये और भी अच्छी बात है ना, इससे आपका रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। वैसे मैं देखते रहता हूँ आप में से अधिकांशतः लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखिए ताकि जो है आप एग्जाम के दिन ना ठीक ऐसे मुस्कुरा सकें, तो ये आपके रिवीजन से ही होगा। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।